ले लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बात की है कि जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रेना में होती है या स्ट्रोमा में। ग्रेना में होती है और स्ट्रोमा लैमेली में भी होती है। फिर हम लोगों ने बात की है जो लाइट रिएक्शन है, ध्यान से सुने सारे लोग। लाइट रिएक्शन की बात करें, जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। एक थाइलेक्वाइड को जब हम लोग देखते हैं तो थाइलेक्वाइड के अंदर जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके देखते हैं तो वहां पे हमें मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें मिलते हैं ग्रुप में। कैसे मिलेंगे? ग्रुप में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब हमें ग्रुप में मिलते हैं एक ग्रुप में कितने पिगमेंट मिलते हैं? 250 टू 400 पिगमेंट। 250 टू 400 जो पिगमेंट होते हैं उन साथ में मिला के उसे नाम दिया है फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम में कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो काम करता है एज अ रिएक्शन सेंटर। रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काम करते हैं एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या उसी का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? एंटीना मॉलिक्यूल, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें हमें मिलता है क्लोरोफिल बी या फिर कैरोटीनॉइड, जबकि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है। बोलिए पॉइंट क्लियर? प्लांट के अंदर कितने फोटो सिस्टम मिलते हैं? दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की अगर हम लोग बात करें तो बताओ, फोटो सिस्टम 1 में, फोटो सिस्टम 1 जो होता है, आ गया यहाँ पे बैठो आप। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कौन सा गेम खेल रहे थे? गेम खेलने के लिए एलन में फीस दियो। इधर बैठो आगे फ्रंट पे सामने, बैग ले आओ। नोट्स दिखाओ। नोट्स हैं कुछ? लिखते हो क्लास में? देखें, दिखाना। आज नहीं लाए? अच्छा, लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, कुछ याद है? उससे पहले कब आए थे? शुक्रवार को आए थे। क्या पढ़ाया गया था, कुछ याद है? नहीं याद है? क्या कर रहे हो यहाँ? क्लास में जो काम करने आए हो, किसी ने जबरदस्ती बैठा रखा है क्लास में? नहीं, करो ही अटेंड। फिर आराम से गेम खेल रहे हो। 10 मिनट की जगह 20 मिनट को तुम्हें ब्रेक दे दिया, उसके बाद भी तुम आराम से गेम चला रहे हो। यहाँ बैठोगे सामने, वहां पे आओ घूम के। और अभी जो भी पढ़ा रहे हैं सारी बातें लास्ट में पूछेंगे। बीच में बैठा हो तो क्लास में जो काम करने आए हो वो करो, वो करो ध्यान से। किसी भी बच्चे को दोबारा मोबाइल चलाते ना देख ले, मोबाइल नहीं मिलेगा दोबारा। क्लास में अपने आप ही डिसिप्लिन मेंटेन करो, और मन नहीं लग रहा है तो मेरे से परमिशन लो, आराम से घर जाओ। क्लास में बैठे हो तो पढ़ाई करनी है बस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइट रिएक्शन के बारे में। जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में या स्ट्रोमा में? ग्रेना में होती है। इसमें हम लोग बात करें, फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, PS1 और PS2। अगर आपसे पूछा जाए कि PS1 का रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, क्या बताओगे? P700। PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है? P680 है। यहाँ पे अगर हम लोग P700 P680 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो P लिखा होता है, P का मतलब क्या है?
पिगमेंट, और 680 का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कितनी करेंगे, 680 नैनोमीटर। मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है 680 नैनोमीटर, जबकि P700 मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, 700 नैनोमीटर। बोलो ये बहुत समझ में आ रही है। अगर हम लोग बात करेंगे PS1 और PS2 की, तो इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। जो PS1 होता है और PS2 जो होता है, यहाँ पे ये रहा ग्रेनम, ये ग्रेनम है। कई सारे इसमें थाइलेक्वाइड होते हैं। अब इस ग्रेनम में ध्यान दें, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन एपरेस्ट रीजन। क्या बोलेंगे, नॉन एपरेस्ट रीजन का मतलब होता है ये ऐसा पार्ट है जो कि छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें, ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है, ये दोनों थाइलेक्वाइड के बीच में क्या है, दबा हुआ पार्ट है। इस पार्ट को बोला जाता है एपरेस्ट रीजन। क्या बोलेंगे, तो देखें यहां पे ये जो पार्ट है, इसे नाम दिया है नॉन एपरेस्ट रीजन, नॉन एपरेस्ट रीजन। और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं एपरेस्ट रीजन। नॉन एपरेस्ट रीजन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज्ड है, हिडन नहीं है। जबकि ये जो पार्ट है ये हिडन है, दोनों थाइलेक्वाइड के बीच में हिडन होता है। तो यहां पे याद रखेंगे कि जो नॉन एपरेस्ट रीजन होता है, यहां पे आपको मिलेगा PS1, जबकि हिडन पार्ट में आपको मिलेगा PS2। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बता दें कि यहाँ पे ये रहा क्लोरोप्लास्ट, और इसमें ये इस तरह से प्रेजेंट है, थाइलेक्वाइड मिलके बना रहे हैं ग्रेनम। यहाँ पे कई सारे ग्रेनम इस तरह से कनेक्ट होते हैं, और ये ग्रेनम जो होते हैं, इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम इनके बीच में कौन करता है, स्ट्रोमा लैमेली। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बता दें कि यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन में PS1 मिलेगा या PS2, यहाँ पे मिलेगा PS1। बताओ यहाँ पे कौन मिलेगा स्ट्रोमा लैमेली में, PS1 या PS2? यहाँ पे भी मिलेगा PS1। मैंने आपको बताया कि जो PS2 है, ध्यान से सुनना, PS2 आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो दोनों थाइलेक्वाइड के बीच में जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, PS2। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा PS2, ये है PS2, जिसे हम लोग एपरेस्ट रीजन बोलते हैं। अच्छा, ये जो स्टोमा लैमेली होता है या स्टोमल थाइलेक्वाइड होता है, इसमें तो पूरा का पूरा ये जो है एक्सपोज्ड रीजन है या हिडन है, एक्सपोज्ड है या बोले नॉन एपरेस्ट रीजन है, तो इसमें भी क्या मिलने वाला है, PS1 ही मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो PS1 और PS2 की लोकेशन हमें याद होनी चाहिए कि PS1 कहां पे होता है और PS2 कहां पे होता है। तो उसी के आगे इसे नोट करें, PS1 और PS2 की लोकेशन कहां पे है।
लाइट रिएक्शन के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए पहले इसके बारे में सुन लें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक। लाइट रिएक्शन को दो भाग में विभाजित किया गया है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। टर्म लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहले तो इसे समझते हैं इसका मतलब क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? मतलब लाइट को यूज करके एटीपी बनना है तो प्रोसेस का नाम हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह से होता है, एक है नॉन साइक्लिक, एक है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को बोलेंगे अचक्रित और साइक्लिक को चक्रित बोला जाता है। नॉन साइक्लिक में जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाएगा वहां पे घूम के वापस नहीं आएगा, लेकिन साइक्लिक में जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा घूम के वहीं पे वापस आ जाएगा, तो बोला गया साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक और नाम दिया गया है जेड स्कीम। क्या बोलेंगे? यहां पे याद रखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ PS1 यूज होता है या PS2? दोनों ही यूज होते हैं। PS1 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है? P700 या P680? P700 और PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम P680। यहाँ पे कई सारे इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं, ध्यान से सुनना इनके बारे में। सबसे पहला इंटरमीडिएट का नाम लिखा है फियोफाइटिन। क्या नाम है? याद रखेंगे जो फियोफाइटिन होता है इसके बारे में एक एक पॉइंट याद रखेंगे। ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं इसे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम कौन करता है? फियोफाइटिन। फिर आगे लिखा है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है, ध्यान से सुनना, प्लास्टोक्यूनोन को बोलते हैं इट इज मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, मोबाइल का मतलब ये मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, मूव कर सकता है इसलिए बोला मोबाइल। ये हाइड्रोजन को कैरी करेगा। हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करेगा और प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कंपाउंड का नाम बताएं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैरी कर सकता है, तो नाम क्या है? प्लास्टोक्यूनोन। इसीलिए नाम पड़ गया है मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, या फिर इसी को बोला जाता है प्रोटॉन पंप भी इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन पंप। ये जो PQ होता है, शॉर्ट में इसे हम लोग चल के लिखेंगे PQ। प्लास्टोक्यूनोन को क्या लिखेंगे? PQ। PQ जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन। तो बन जाएगा PQH2। PQH2 को बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉल। प्लास्टोक्यूनॉल, ये है प्लास्टोक्यूनॉल। ये प्लास्टोक्यूनॉन है और ये प्लास्टोक्यूनॉल है, इस बात को याद रखना। फिर अगला यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जो होता है ये है आयरन कंटेनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, बताओ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पहले कहीं सुना है क्या? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि दो तरह की प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह की होती है, एक पार्शियली बरीड और एक कंप्लीटली बरीड। उनमें से जो कंप्लीटली बरीड था उसके तीन नाम बताए थे, टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन एंड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। याद आया? तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है, और इसमें आयरन होता है तो इसका नाम क्या पड़ गया? आयरन कंटेनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आगे लिखा हुआ है अगला कंपाउंड जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। याद रखेंगे जो प्लास्टोसाइनिन होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं PC। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन कैरियर हम लोगों ने याद कर लिए, एक तो ये है मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। ये क्या है? मोबाइल
मतलब ये केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, प्रोटॉन को कैरी नहीं करेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को कैरी करता है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। ये भी एक तरह की प्रोटीन होती है। प्लास्टोसाइनिन इज अ ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये है ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये कलर इसका कैसा होता है, ब्लू, इसमें होता है कॉपर। फिर आगे बढ़ जाते हैं एफआरएस। एफआरएस का फुल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होता है ये भी एक तरह की प्रोटीन है, लेकिन इसके पास होता है आयरन और सल्फर, तो इसे बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। तो कहीं पे अगर आयरन सल्फर लिखा हुआ है मतलब किसकी बात हो रही है, एफआरएस का फुल फॉर्म फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बोलो यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो लाइट रिएक्शन होती है जिसके दो पार्ट हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये सभी ने नोट किया। ये जो प्रोसेस है ये चलती है थाइलेकॉइड के अंदर। तो थाइलेकॉइड में हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये अरेंज कैसे हैं। तो देखें यहाँ पे ये रहा थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड में अंदर जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स है वो देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे होता है पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड का रिएक्शन सेंटर कौन है, P680, वो यहाँ पे रहेगा, इस मेम्ब्रेन में अंदर की ओर रहता है और इसी से अटैच होता है एक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो OEC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन को निकालने में किसकी मदद लगती है, OEC। OEC के पास होते हैं मिनरल्स लाइक मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम। 3 मिनरल हैं, कौन कौन से, मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मैग्नीज का। तो अगर तीनों में ऑप्शन चूज करना पड़े तो क्या लगाएं, मैग्नीज। वाटर के ब्रेकडाउन में या ऑक्सीजन को निकालने में कौन हेल्प करता है, मैग्नीज। यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। पहला कंपाउंड यहां पे लिखा है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन को हम लोग लिख देते हैं PHEO, शॉर्ट में लिख दिया, फियोफाइटिन है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमें मिलेगा प्लास्टोक्यूनोन, ये PQ है। फिर यहां पे हमें मिलेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, तो ये है साइटोक्रोम B6, ये है साइटोक्रोम F। तो यहाँ पे साइटोक्रोम B6F दोनों जुड़े रहते हैं, मेम्ब्रेन में एक किनारे से दूसरे किनारे पे प्रेजेंट है, तभी तो नाम पड़ा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक एंड से दूसरे एंड तक फैली होती है, इस बात को याद रखें। यहाँ पे होता है प्लास्टोसाइनिन, क्या है, PC लिख देते हैं। यहाँ पे होता है P700। P700, ये P700 किसका रिएक्शन सेंटर है, PS1 का है। यहाँ पे होता है FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहाँ पे होता है FD, फेरोडॉक्सिन। इस फेरोडॉक्सिन के पास यहाँ पे होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो कि NADP का रिडक्शन करेगा आगे चल के। देखो एक्चुअल कंडीशन तो यहाँ पे इस तरह से होती है, ये सारे इंटरमीडिएट्स इस तरह से अरेंज होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं इन्हें अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। ग्राफ पे अरेंज करेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जब इन्हें ग्राफ में अरेंज करते हैं तो ध्यान दें यहां पे आ जाता है P680, यहां पे आ जाएगा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं PHEO, ये है फियोफाइटिन। यहां कहीं पे होता है प्लास्टोक्यूनोन, यहां पे होगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यहां पे रहेगा प्लास्टोसाइनिन, यहां पे रहेगा
P700। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रहेगा FRS, यहाँ कहीं रहेगा FD, और यहाँ पे रहेगा NADP+। देखें यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दें सारे लोग, यहाँ पे जो P700 है और P680 है, ये दोनों ही होते हैं रिएक्शन सेंटर। इन पे जब लाइट पड़ेगी, ध्यान दें, यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी, 2 फोटोन पड़े, 2 फोटोन पड़ेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो P700 ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं FRS के पास। किसके पास? FRS का फुल फॉर्म फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS से इलेक्ट्रॉन जो है FRS ने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसे पास कर देगा फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन जो है इन इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, ध्यान से सुनना, यहां पे रहता है NADP+। NADP+ यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर स्ट्रोमा में पड़े हैं प्रोटॉन। तो बाहर क्या है? यहाँ पे है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा से लिए जाएंगे प्रोटॉन, तो ये लिए गए प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिलाते हैं, क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन, और NADP+ का रिडक्शन किया जाएगा और बन जाएगा NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? दोबारा से सुने, P700 जो है इसके ऊपर 2 फोटोन पड़ेंगे, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? FRS। FRS से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे? FD। फेरोडॉक्सिन ने इन इलेक्ट्रॉन को किसे दे दिया? NADP+। NADP+ यहां से लेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां से लेगा? स्ट्रोमा से मिलके क्या बना देगा? NADPH2। NADPH2 को बनाने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? NADP रिडक्टेज। आप मुझे बता दो, NADP ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिए तो इसका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन? क्या हुआ है? रिडक्शन। इसीलिए एंजाइम का नाम NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्या बना दिया? NADPH2। लाइट रिएक्शन में हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन में 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है? ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन। याद है? तो यहां पे देखें NADPH2 बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत कहां पे आ जाती है कि ये जो P700 है, इसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ये अब हो जाएगा अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं कि ये भी स्टेबल रहे, तो इसे भी कहीं ना कहीं से क्या दें? इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, कहां पहुंच चुके हैं? इस NADPH2 के पास। इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा P680। कौन करेगा? ये रिएक्शन सेंटर किसका है? PS2 का रिएक्शन सेंटर है। तो अब ध्यान दें, इस पे भी यहां पे फोटोन पड़ेंगे, यहां पे भी डालते हैं 2 फोटोन। 2 फोटोन पड़ेंगे तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? फियोफाइटिन के पास। किसके पास? फियोफाइटिन इन इलेक्ट्रॉन को दे देगा PQ को। PQ ने यहां से लिए इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा से लेता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलने के बाद देखो यहां पे लिखा है PQ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके क्या बनाएगा? PQH2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे कर देते हैं PQH2 का फॉर्मेशन। ये बना PQH2। ध्यान देना, ये PQH2 जो है, ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि PQ से बना है PQH2। अब आगे चल के PQH2 अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम F और प्रोटॉन चले आते हैं ल्यूमेन में। तो इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिए, तो फिर से ये PQH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PQ में। इसीलिए यहां पे रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है। PQH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम अपने F इलेक्ट्रॉन दे देगा PC को। किसको देगा? ये PC के पास इलेक्ट्रॉन गया और PC अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन दे देता है P700 को। किसे देगा? P700 को। तो इस बात को याद रखें कि यहाँ पे अल्टीमेटली जो P700 के इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, उन इलेक्ट्रॉन को किसने दिया है? P680 ने। तो P680 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इस P700 को। लेकिन फिर से वही समस्या कि P680 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब P680 क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसे भी स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब इसे भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर यहां पे क्या करें? यहां पे अब तोड़ेंगे वाटर। इस ल्यूमेन में भरा रहता है वाटर। वाटर को ब्रेक डाउन कौन कराएगा? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें मिनरल्स होते हैं। ये वाटर का ब्रेकडाउन करेंगे। जब वाटर टूटेगा तो ध्यान से देखना,
वाटर के टूटने पे यहां पे बनेगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। ये हाफ O2 तो निकल जाएगी बाहर। प्रोटॉन का क्या होगा, ये प्रोटॉन यही ल्यूमेन में इकट्ठे होते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, P680। तो इस तरह से P680 भी अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और दो चीजें निकलती रहेंगी, क्या, ऑक्सीजन और साथ में क्या बनता रहेगा, NADPH2। दोबारा से सुनो पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ है। इसे अब हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो P700 है, इस P700 के पास है इसका LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके पास भी अपना LHC है। अच्छा बताओ, अब इसे हम लोग P700 और इसका LHC मिला के PS1 बोल सकते हैं क्या, और इसे ये PH2 है। देखें यहाँ पे दो फोटोन डालते हैं, ये दो फोटोन पड़े, दो फोटोन पड़ेंगे तो ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहां पे निकालता है इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन जाते हैं FRS के पास, दो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। FRS से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, FD के पास यहां सरफेस पे होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो कि NADP प्लस प्लस, इसे प्रोटॉन कहां से मिलते हैं, स्ट्रोमा से। कहां से मिले हैं, स्ट्रोमा से। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, FD, और NADP प्लस मिलके क्या बना देगा, बोलो, NADPH2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पे बन गया NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया है, NADPH2, ये बना NADPH2। NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अनस्टेबल कौन हो गया है, P700। इसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसे भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, P680। तो अब यहां पे क्या होने वाला है, इस P680 पे भी दो फोटोन पड़े, दो फोटोन पड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो। लेकिन पहले ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर निकालेगा दो इलेक्ट्रॉन। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, ये जाएंगे किसके पास, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, PQ। PQ यहां से लेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कहां से लेता है, स्ट्रोमा से लेता है। और ये प्रोटॉन को कहां दे देता है, किसे दे देता है, ल्यूमेन को दे देता है। देखो ना, ल्यूमेन में आ गई ये H+। फिर आगे जो PQ है, इलेक्ट्रॉन किसे देगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। फिर इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाते हैं PC, और अल्टीमेटली कहां पहुंचे, P700। बोले यहां तक क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं P700, लेकिन अनस्टेबल कौन हो चुका है, P6। स्टेबिलिटी चाहिए, क्या तोड़ दें, वाटर को यहां पे तोड़ दें, तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। बोलो ये बात समझ में आ रही है। ये जो H+ है ये कहां इकट्ठे हो जाएंगे, ल्यूमेन में। इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, P680, और ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाएगी, डिफ्यूज हो जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है, और क्या बनता रहता है, NADPH2। अच्छा, इस प्रोसेस को जब हम लोग देखते हैं तो यहां से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर 1 NADPH2 का फॉर्मेशन करें, 1 NADPH2 का फॉर्मेशन ये करना है, तो बता दो कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन रिलीज होंगे। ऑक्सीजन रिलीज कितना होगा, तो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। बताओ यहाँ कितने फोटोन यूज हो जाएंगे, फोटोन यूज हो जाएंगे 4, 2 यहाँ पे और 2, तो 4 फोटोन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। फिर उसके बाद बता दो कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए H+ स्टोर इन ल्यूमेन, ल्यूमेन में कितने H+ स्टोर हो जाएंगे जब एक NADPH2 बन जाएगा, तो ल्यूमेन ये रहा 2 और 2 4, तो यहां पे हो जाएगा 4H+। फिर बता दो H+ डिक्रीज फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से कितने H+ डिक्रीज हो जाएंगे, यहां भी आंसर क्या है, 4 है। फिर बता दो कि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, 2 का या 4 का, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यही फ्लो करते रहते हैं। अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, NADP+। तो याद रहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो केवल कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो है।
ऑक्सीजन रिलीज कितना हुआ है, हाफ। बोलो ये बात समझ में आ रही है? दोबारा से देखें, एक NADPH2 के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन कितना रिलीज हुआ है, हाफ। एक NADPH2 के फॉर्मेशन में फोटोन कितने यूज हुए हैं, 2 और 2, 4 फोटोन यूज होते हैं। H प्लस स्टोर इन ल्यूमेन कितने हो गए, 4। H प्लस डिक्रीज फ्रॉम स्ट्रोमा कितने हो गए, 2 और 2, 4 डिक्रीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना होता है, 2। यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, NADP+। तो इस प्रोसेस में याद रखेंगे कि ये जो फियोफाइटिन है इसे बोला जाता है, यह है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, NADP+। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो NADP+ को बोलते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बोलो पॉइंट क्लियर है? तो इसे नोट कर लें। पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, और लास्ट में ये, और उसके बाद में ये लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक NADPH2 को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, और उन इलेक्ट्रॉन को आप अल्टीमेटली लेता कौन है, NADP+ ले लेता है सबसे लास्ट में। देखो यहाँ पे जो FRS लिखा है, FRS के बाद लिखा है FD। FD का फुल फॉर्म फेरोडॉक्सिन। और इस फेरोडॉक्सिन को तोड़ने का काम, या बोले रिड्यूस करने का काम कौन करता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि फेरोडॉक्सिन को आगे चल के क्या करता है, रिड्यूस। इसीलिए नाम है FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि फेरोडॉक्सिन को आगे चल के रिड्यूस करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है।
ये आयरन है, ये कॉपर। ये इसे तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही लिखा था हम लोगों ने। चैनल या टनल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं ऐसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास आयरन है। सेल मेम्ब्रेन में देखो, सेल मेम्ब्रेन में इंट्रिंसिक प्रोटीन में ये लिखा है टर्म आपने, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास यहाँ आयरन है तो वही लिखा है आयरन कंटेनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये साइटोक्रोम B6, ये साइटोक्रोम F, दोनों को मिला के यहाँ लिख दिया है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो वही है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है साइटोक्रोम B6F। ये इसका रोल साइक्लिक में है, नॉन साइक्लिक में नहीं है। और डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना, आगे कभी पढ़ो तो समझ में आए क्या लिखा है उसमें। PQH2 ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, साइटोक्रोम F को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन कहाँ पे आ गए, ल्यूमेन में। ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से कहाँ जाएंगे, PC। फिर आगे
ये तो पूरा बना लो डायग्राम, उसके बाद ये लिख लेना। हाँ हाँ, ये बना के ये बना लें, फिर ये बना ले, ये लिखे, फिर ये लास्ट में ये लिख लेना। जाते समय ग्राउंड फ्लोर यूनिफॉर्म काउंटर से स्वेटर कलेक्ट करें। ग्राउंड फ्लोर से स्वेटर जिन्हें नहीं मिला है वो कलेक्ट करते हुए जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। नोट करो, बताते हैं डॉक्स पोटेंशियल। ये सबसे लास्ट में पॉइंट लिखने, सबसे लास्ट में ये पॉइंट लिखने, ये सारे पॉइंट लास्ट में। पहले डायग्राम बना लेंगे, फिर वो लिखेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 NADPH2 से रिलेटेड, लास्ट में लिखेंगे OEC NADP प्लस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है अभी ये बात करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लास्ट टाइम में पढ़ा था ये।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को बोला गया है जेड स्कीम। जेड स्कीम इसलिए बोला जाता है कि रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ये जेड शेप का बनता है, तो नाम पड़ गया है इसका जेड स्कीम बोला गया है। यहाँ पे लिखा है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब समझ लेते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल का यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इजीनेस। ईज का मतलब होता है इजीनेस, मतलब जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ध्यान से सुनना, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका रिडॉक्स पोटेंशियल उतना ही ज्यादा। जैसे यहां पे हम लोग इस सीक्वेंस को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो प्लास्टोसाइनिन है ये इस तरह से आसानी से सभी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता चला जा रहा है, तो यहाँ प्लास्टोसाइनिन का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F। तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड लिखे हुए हैं ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इस सीक्वेंस में याद रखें, जो नीचे लिखे हुए हैं उसका रिडॉक्स पोटेंशियल है हाई, और जो जितना ऊपर लिखा हुआ है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल है लो। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, ध्यान से सुनना, अपने आप जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मूव करते हैं फ्रॉम द लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। और कोई काम जब अपने आप होता है तो उसे बोलते हैं कि वो प्रोसेस है डाउन हिल। क्या है? डाउन हिल। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलती है इसे बोलते हैं डाउन हिल प्रोसेस। जबकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलता है ये यहाँ पे एनर्जी को यूज करके चलता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अप हिल। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ये रहा अपहिल, ये भी है अपहिल प्रोसेस, जबकि ये है डाउनहिल, और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये भी है डाउनहिल प्रोसेस। तो इस तरह से याद रखें डाउनहिल और अपहिल। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका रिडॉक्स पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। तो वही डेफिनेशन, ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लेगा रिडॉक्स पोटेंशियल उतना ही ज्यादा। नीचे वाले जो हैं उनका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले जो हैं उनका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? कम है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए पीसी और फियोफाइटिन में किसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, बोलेंगे पीसी का ज्यादा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है वो नीचे लिखे हुए हैं। इस तरह से याद रखेंगे। तो इसी में लिख लेना अप हिल डाउन हिल, ये भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें। ये सभी ने नोट किया इधर? सेल डिवीजन का मॉड्यूल डिस्कस हो गया आपके बैच में? मंगाया था ना? थर्ड एक्सरसाइज रह गई है, फर्स्ट और सेकंड हो गई, सेकंड और थर्ड रह गई है। नोट किया सभी ने?
देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस पे एक बार दोबारा से सुने। इस प्रोसेस में कुछ नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हमें याद करना है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो चल रहा है आप ध्यान से देखें तो P680 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं, बोलो किसके पास मूव करते हैं, P700। बीच में जो इंटरमीडिएट्स आते हैं, बोलो सबसे पहला इंटरमीडिएट का नाम क्या है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनॉन के पास मूव करते हैं, फिर कहां मूव करते हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास मूव करते हैं, फिर कहां मूव करते हैं, PC प्लास्टोसाइनिन के पास मूव करते हैं, फिर P700 के पास मूव करते हैं। देन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करते हैं FRS, फिर किसके पास, FD के पास, देन NADP प्लस। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसी को हमें याद करना है। NADP प्लस से बन जाता है NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है फियोफाइटिन। कौन करता है, इसीलिए फियोफाइटिन को बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसीलिए क्या नाम दिया, प्राइमरी। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, NADP प्लस, वो यहां पे लिख दिया है, NADP प्लस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो P680 है ये भी स्टेबल रहे तो यहाँ पे क्या तोड़ दें, वाटर। तो वाटर का यहाँ पे जब ब्रेक डाउन करते हैं, वाटर के ब्रेक डाउन में यहाँ पे मिलेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। ये O2 का क्या होगा, बाहर निकल जाएगी, ये बाहर निकल गई। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, P680 ले लेगा। प्रोटॉन बोलो इसका क्या होगा, ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाता है, ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसे तोड़ने में, वाटर को तोड़ने में कौन हेल्प करता है, OEC का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मैग्नीज, क्लोरीन, कैल्शियम। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका है, मैग्नीज का। तो यहाँ पे बस हमें यही याद करना है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये कहाँ से कहाँ होता है। हमें कंफ्यूजन होता है, ये जो बीच वाले ये जो चार लिखे हैं इनमें कंफ्यूजन होता है, सबकी स्टार्टिंग P से होती है। इसलिए आपको याद क्या करना है आपको याद इस तरह से करना है, हम लोग जो फियोफाइटिन है शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं फियोफाइटिन, डबल P यहाँ पे आया है, क्लियर। तो फियोफाइटिन को PP भी बोल सकते हैं। अब देखो इसे याद करना है तो किस तरह से करें, P तो सभी में कॉमन है, P को हटा दो, उसके अलावा उसके आगे क्या लिखा है P, फिर इसके आगे क्या लिखा है Q, यहाँ पे है F, साइटोक्रोम F लेता है इलेक्ट्रॉन, B6 तो बस अटैच है, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ गए, साइटोक्रोम F। तो PQF और आगे क्या है C। तो यहां पे हमें याद करना है PQFC। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है सबसे पहले होता है फियोफाइटिन के पास, फिर प्लास्टोक्यूनॉन के पास, फिर साइटोक्रोम F के पास, फिर PC का फुल फॉर्म प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, PQFC से हमें याद हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है कौन कौन से इंटरमीडिएट से होते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एक NADPH2 बनता है तो आसानी से हमें समझ में आता है, बताओ कितने ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, हाफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। बता दो कितने H प्लस ल्यूमेन में स्टोर हो जाते हैं, 4। कितने H प्लस स्टोमा से डिक्रीज हो जाते हैं, 4। बता दो कितने यहाँ पे फोटोन यूज हो जाते हैं, 4। और कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, 2 का फ्लो होता है। बोलो सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरह से सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं, क्लियर। मॉड्यूल निकालें सारे लोग, सेल डिवीजन का जो मॉड्यूल था। एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड में देखें, एक्सरसाइज सेकंड दी गई है पेज नंबर 223 पे, पेज नंबर 223 पे एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज सेकंड में देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 क्वेश्चन नंबर देखें, 12th क्वेश्चन नंबर, 12th क्वेश्चन नंबर देखें। 12th क्वेश्चन नंबर को पढ़ें और बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक्सरसाइज सेकंड में पेज नंबर 224 पे आना है, 224, 224 पे क्वेश्चन नंबर 12 बताएं, 224 पे क्वेश्चन नंबर 12।
बताएं क्या आंसर है। आंसर थर्ड होगा या फोर्थ होगा? यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एक सेल को लेके चलते हैं जिसमें स्टार्टिंग में कंडीशन है 2C, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एस फेज में 2C से कंडीशन क्या हो जाती है 4C, G2 में भी कंडीशन क्या रहती है 4C, ओ फेज, मेटा फेज, एना फेज में भी क्या रहती है 4C। टीलो फेज में जाके दो सेल बन जाती हैं और जो अल्टीमेटली टीलो फेज में दो सेल बन गई तब आधा आधा मटेरियल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड और फोर्थ दिया गया है, इसमें जो थर्ड में लिखा है, लिखा हुआ है ओनली G2। ओनली जो वर्ड लिखा हुआ है, केवल G2 लिखा हुआ है। ओनली वर्ड अगर ना लगा होता तब तो यही आंसर होता। ओनली वर्ड लगने की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया है इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बताएं, इसके अलावा और कोई डाउट है? 24th क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल इन जी नॉट फेज। ये हम लोगों ने अलग से एक पॉइंट लिखा है। हम लोगों ने लास्ट में जब सेल डिवीजन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे थे तो वहां पे मैंने पॉइंट लिखाया था कि जी नॉट फेज में जनरली तो देखा जाता है कि सेल G1 फेज से एग्जिट बाहर निकल गई, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि सेल दोबारा से सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देती। जैसे बताया था कि अगर हमारी बॉडी में देखा जाए जो स्किन की सेल हैं किस फेज में पड़ी हैं G0 में, लेकिन कभी कट लग जाता है तो दोबारा से सेल डिवीजन होता है और या दोबारा से यहाँ पे क्या की जाती है रिपेयरिंग। तो यहाँ पे दोबारा से वो सेल क्या करने लगी डिवीजन, मतलब कभी कभी सेल G0 में जाके वापस से सेल साइकिल करना स्टार्ट कर देती है। तो इस कंडीशन में सेल कुछ टाइम के लिए क्या हुई थी सस्पेंड हो गई थी। क्या हो गई थी सस्पेंड हो गई थी, निलंबित हो गई थी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद दोबारा से सेल ने क्या किया है डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है, दोबारा से डिवीजन कर सकती है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे देखें हिंदी में क्या लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे जो कोशिका चक्र को स्थगित कर देती है तो इसी का मतलब है सेल सस्पेंड फ्रॉम द सेल साइकिल। सेल साइकिल स्थगित का मतलब सस्पेंड, सस्पेंड हो जाना। तो ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट में ये लिखा था। कौन सा? इसी में फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 सिनेप्सिस लिखा हुआ है कि सिनेप्सिस किसके बीच में होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र लिखा होगा, क्या लिखा है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। सिनेप्सिस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर जब बनाते हैं तो होता क्या है, एक क्रोमोसोम आता है मदर का, एक क्रोमोसोम आता है फादर का। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेयर बनाने की प्रोसेस होती है किनके बीच में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम, उन्हीं को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं समजात गुणसूत्र भी बोला जाता है। तो वही ये किसमें दिया है पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है मेल एंड फीमेल युग्मक। तो मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं, जो गैमीट होते हैं, उनके बीच में तो होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, उसमें सिनेप्सिस नहीं होगा। इसके अलावा बताएं एक्सरसाइज थर्ड में किसी क्वेश्चन में डाउट हो थर्ड में। अच्छा, एक बात को याद रखना, यहाँ पे जो हम लोग क्लास में जो डायग्राम बना रहे हैं वो समझने के लिए हैं। यहाँ पे जो भी डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, 17 सबसे लास्ट क्वेश्चन 228 पेज नंबर पे। आप बताओ ये किसका डायग्राम है? ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है। तो अगर एनसीईआरटी में आपने देखा हुआ ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो एनसीईआरटी के डायग्राम भी ध्यान से देखते हुए चलें। फिर हम लोगों ने बात की है कि नेक्स्ट टर्न पे
बोला था कि नेक्स्ट टर्न पे न्यूक्लियस रिवाइज करेंगे। पढ़ के आए हो? पढ़ के आए? कितने लोग पढ़ के आए? देखें आ जाए न्यूक्लियस पे, हम लोग एक बार इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखें, ध्यान से सुने, मैं बोलूंगा, आपको बताना है उसका आंसर क्या है। बताएं, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया है। मुझे बताओ कि जो न्यूक्लियस होता है, इसे कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल बोल सकते हैं क्या? जो न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है, 3 फंक्शन बताए थे। क्या क्या बताया था? इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी एंड ग्रोथ। याद है? मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी, ग्रोथ। इनमें से जो हेरिडिटी होती है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें क्यों क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। इन तीनों बातों को एक साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था। किसने प्रूफ किया? हैमरलिंग ने। क्या नाम था? बाय द यूज ऑफ एल्गी। एल्गी का नाम एसिटेबुलेरिया। याद आया? अच्छा, हमेशा अगर हम लोग देखते हैं तो अधिकांश यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर कितना? 1 मिलता है, लेकिन 2 कहां मिलेगा? पैरामीशियम में मिलता है। बताओ 2 से भी ज्यादा कहां मिलेगा? 2 एग्जाम्पल हैं, एंडोस्पर्म और टैपेटम। याद आया? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और बताओ, ऐसा भी कहीं हो सकता है कि न्यूक्लियस हो ही ना? कहां पे? आरबीसी में और सीब ट्यूब में। सीब ट्यूब याद है? जैसे चालनी नलिका बोलते हैं, तो सीब ट्यूब में और मैमेलियन आरबीसी के केस में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये होते हैं विदाउट न्यूक्लियस। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक होती है या 2? 2 होती हैं। जहां पे ये फ्यूज हो जाते हैं, वहां पे बनते हैं न्यूक्लियर पोल। क्या बनते हैं? न्यूक्लियर पोल पे एक प्रोटीन आके जुड़ जाती है, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। याद है नाम? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन यहाँ पे जब जुड़ जाती है, तो अब न्यूक्लियर पोल को बोलने लगते हैं न्यूक्लियर पोल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोल कॉम्प्लेक्स से आरएनए और प्रोटीन में से किसका मूवमेंट होता है? दोनों का होता है। आरएनए का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। अब आप ये बता दो, एक डायरेक्शन में होता है या दोनों में? अंदर भी जा सकते हैं और अंदर से बाहर भी आ सकते हैं। तो बाई डायरेक्शनल यहाँ पे मूवमेंट चलता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर अगर जाते हैं, तो हमें मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? या इसी को कैरियोलिम्फ बोलते हैं। कई सारे नाम है, कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ, या इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सिंपल सोल्यूशन है या कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सोल्यूशन है? कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सोल्यूशन है। इसमें बता दो, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेगा क्या? मिलेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं और ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें मिलते हैं क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। अगर क्रोमैटिन फाइबर की बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो क्रोमैटिन फाइबर है, इसे स्टेन करने के लिए डाई कौन सी यूज करें? एसिटाकार्बाइन डाई। नाम बोलो क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसके ये बने होते हैं, इसके घटक क्या हैं? तो 4 घटक हैं। क्या क्या? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। दोबारा बोलो क्या क्या? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बता दें कि यहाँ पे एक सेल के, ह्यूमन की एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। इसके अंदर जो डीएनए है उसे जोड़ दें, उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? इस 2 मीटर की लेंथ को वाइंड करने का, क्वाइल करने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन करता है? तो याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एक एग्जांपल याद कराया था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। याद आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एग्जांपल हमें याद करना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जो डीएनए होता है यहाँ पे, उसकी जो कॉइलिंग होती है, कहीं कहीं पे होती है लूज कॉइलिंग और कहीं कहीं पे होती है टाइट। तो यहाँ पे अगर हमें लूज पैकिंग मिल जाती है, उस पार्ट को बोलते हैं यू क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? और जहां पे टाइट मिले उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। बताओ कहां पे हिस्टोन प्रोटीन कम होता है? यू क्रोमैटिन। जहां हिस्टोन कम, वहां पे लूज पैकिंग, और जहां पे लूज पैकिंग, वो पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। याद आ रहा है कुछ?
फिर उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन में इसका अपोजिट कर देंगे। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये टाइटली पैक्ड रीजन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली या जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है, बोलो याद है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे पूछता हूं यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन पे डाई डालते हैं तो डाई का अटैचमेंट ज्यादा कहां पे है, यूक्रोमेटिन में या हेट्रोक्रोमेटिन में? हेट्रोक्रोमेटिन में ज्यादा होता है कि डीएनए भी कहां पे ज्यादा है, हेट्रोक्रोमेटिन में। तो डाई का अटैचमेंट भी ज्यादा कहां पे होगा, हेट्रोक्रोमेटिन में। इसीलिए जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये दिखता है डार्क कलर का, जबकि यूक्रोमेटिन कैसा दिखता है, लाइट कलर का। ये डिफरेंस लिखे थे, याद आ गए कुछ? फिर अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोगों ने बात की है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है इसी को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियस, या इसी को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है, तो नाम पड़ गया राइबोसोम फैक्ट्री। बताओ प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोल देते हैं? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। लेकिन राइबोसोम फैक्ट्री किसे बोलते हैं? न्यूक्लियोलस को। एटीपी फैक्ट्री किसे बोले? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है, खास बात क्या है कि जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्रोमैटिन फाइबर पे, ध्यान से सुनना, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, याद आ रहा है? वहीं पे ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये अटैच होता है, चिपका हुआ होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर बनता है राइबोसोमल आरएनए। क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए को शॉर्ट में लिख सकते हैं आरआरएनए। तो यहाँ पे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, ये आरआरएनए जुड़ता है प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां से आती है? बाहर, साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन आई, आरआरएनए मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम की सब यूनिट। ये राइबोसोम की सब यूनिट कहां पे जाके जुड़ती हैं? साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होता है 0.001 मोलर, याद आ रहा है सब कुछ? तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारी बातें हम लोगों ने न्यूक्लियस में पढ़ी थी। फिर अगर बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को कंडेंस कर दो, क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमैटिन फाइबर हमें इंटरफेज में देखते हैं या एम फेज में? इंटरफेज में। अरे भाई याद नहीं आ रहा? इंटरफेज में हमें दिखाई देते हैं क्रोमैटिन फाइबर, जबकि एम फेज में जब हम लोग जाते हैं यही कंडेंस होके क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। बिल्कुल यही सीक्वेंस चल रहा है हम लोगों ने जैसा लिखा है। आगे बढ़ जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं ये कभी कभी हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें दो क्रोमैटिड होते हैं, कभी कभी ऐसा दिखता है जिसमें एक ही क्रोमैटिड होता है। जितने क्रोमैटिड होंगे डीएनए का नंबर भी उतना ही होगा। बोले यहाँ पे अगर दो क्रोमैटिड है तो डीएनए भी कितने? दो ही होते हैं। एक क्रोमैटिड है तो डीएनए भी कितना? एक ही मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? जीनोम समझते हो? जीनोम, जीनोम क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो एक सेट है उसी को नाम क्या दिया है? जीनोम। कहीं पे लिखा है एन, एन का मतलब है सिंगल सेट। ये सिंगल सेट अगर हमें देखना है हम लोग कहां पे देख सकते हैं? गैमीट के अंदर। कहां पे? गैमीट को बोलते हैं युग्मक। युग्मक में हम लोग ऐसा देख सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है? फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। हम लोग अगर क्रोमोसोम में देखते हैं तो हमें क्रोमोसोम में दिखाई देता है कि जो क्रोमोसोम है इसमें इस तरह से दो डीएनए हैं। क्रोमोसोम में जो नैरो रीजन होते हैं, इन नैरो रीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम के जो किनारे होते हैं इन्हें बोला जाता है टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। ये जो रीजन होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रो। इसके दोनों तरफ डिस्क से प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम क्या है? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यहीं से जुड़ता है आगे चल के। बोलो क्लियर है? अगर इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो ये तो सभी क्रोमोसोम में होता है या कुछ क्रोमोसोम में? सभी में होता है। लेकिन इसके अलावा कोई और कॉन्स्ट्रिक्शन मिल जाए तो इसे नाम देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? मुझे बताओ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी में होता है या कुछ क्रोमोसोम में? कुछ क्रोमोसोम में होता है। ह्यूमन में पूछा जाए कितने पेयर में होता है तो 5 पेयर में होता है। क्रोमोसोम का नंबर याद है? किसमें किसमें? 21, 22, 13, 14 एंड 15 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होता है। बोलो याद आया? याद करने का तरीका भी बताया था, 1 2 3 4 5, फिर लिखना है 2 2 1 1 1। तो इन 5 पेयर में हमें मिलता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इन 5 पेयर क्रोमोसोम को ही बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट रीजन उसे बोलते हैं जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट रीजन। बोलो ये बात याद आ गई? सैटेलाइट रीजन। तो इन्हीं क्रोमोसोम का नाम क्या पड़ गया है? सैटेलाइट। बताओ जो टीलोमियर होता है, टीलोमियर ये किसे बोलते हैं? एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो किनारे होते हैं
टीलोमियर्स जो होते हैं, मुझे बता दो कि टीलोमियर में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका सीक्वेंस बोलो क्या होता है? टी टी ए जी जी। सबसे ज्यादा कौन सा न्यूक्लियोटाइड? गुआनिन सबसे ज्यादा होता है। बताओ ये पोलर होते हैं या नॉन पोलर? पोलर का मतलब इन पे चार्ज होता है, इस बात को याद रखना। इसे बनाने के लिए एक एंजाइम बताया था, क्या नाम था? टीलोमरेज एंजाइम, याद आ रहा है? तो टीलोमरेज एंजाइम बताओ। अगर हम लोग बात करते हैं जो टीलोमियर होते हैं, इसका काम क्या होता है? फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ाता है या रोकता है? रोकने का काम करता है, लेकिन एज बढ़ती है तो इसका साइज कम हो जाता है, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे ये बता दो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो टीलोमियर, जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर अगर क्रोमोसोम में बिल्कुल किनारे पे है तो इस तरह के क्रोमोसोम को नाम क्या दोगे? एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक? टीलोसेंट्रिक। अगर बिल्कुल किनारे से थोड़ा पीछे उसे बोलते हैं सब टर्मिनल, तो बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, और सेंटर से थोड़ा हटके है तो उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। आर्म रेशियो याद है? रेशियो बिटवीन द लॉन्ग आर्म इन शॉर्ट आर्म या शॉर्ट आर्म से लॉन्ग आर्म, किसका रेशियो? लॉन्ग से शॉर्ट किसे बोलते थे? पी। पी किसे बोलते हैं? शॉर्ट को, और लॉन्ग को क्यू। तो क्यू अपॉन पी रेशियो निकालते हैं। सबसे ज्यादा किसका आता है? एक्रोसेंट्रिक का। किसको? और वन किसका आता है? मेटासेंट्रिक का। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो क्लियर है? अगले टर्न पे आए, देखो इस चीज का मजा तभी आएगा जब आप पढ़ के आओगे एक बार कम से कम। अगले टर्न पे जब आप आएंगे तो आप पढ़ के आएंगे अप टू द माइटोसिस तक। कहां तक? माइटोसिस। तो पूरा इंटरफेस और माइटोसिस कंप्लीट पढ़ के आए, फिर उसके अगले टर्न पे मियोसिस रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है?